क्लास 12th बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस साल वो तो सबको पता ही होगा कि 30% सिलेबस लगभग कम हो चुका है। पहला पार्ट किससे शुरू होता है? पुष्पीय पादपों में जनन। तो पहला क्वेश्चन है, पुष्प क्या होता है? जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनना, लिखे हुए से बहुत कुछ ज़्यादा बताएंगे। हाँ, पुष्प क्या होता है? यह पौधे का मुख्य प्रजनन अंग होता है जिसका प्रमुख कार्य नए बीज उत्पन्न करना होता है। कह सकते हो कि बगैर पुष्प के पौधा नया बीज उत्पन्न नहीं कर सकता है। अर्थात कह सकते हो कि पुष्प के बिना नए पौधे का निर्माण होना संभव नहीं। जिस प्रकार नर और मादाओं में लिंग का कार्य होता है, वही कार्य पौधों में पुष्प का होता है। पुष्पों में परागण होता है जबकि जंतुओं में निषेचन होता है। ध्यान रहना चाहिए, पुष्पों का परागण जंतुओं के निषेचन के समान होता है। ठीक समझ सकते हो। पुष्प तो सबने देखा ही होगा। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जैसा कि सामने दिख रहा है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। अंग्रेजी में कहो कैलिक्स, कोरुला, एंड्रोसियन, गाइनोसियन। अब इनके बारे में एक एक दो पॉइंट याद रखना जरूरी है। पहले मानते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज यह डंठल या पेडिसिल के ठीक ऊपर स्थित होता है, जो हरे रंग का होता है। इसकी संख्या सामान्यतः 4 या 4 से अधिक होती है। ये 100% बात है कि बाह्य दलपुंज हरे रंग का होगा। पुष्प में डंठल के ठीक ऊपर स्थित होता है, जो पुष्प को सहारा प्रदान करता है। इसके बाद है दलपुंज। दलपुंज यह पुष्प का रंगीन कलर्ड भाग होता है, जिससे इत्र, परफ्यूम कह सकते हो, सेंट प्राप्त की जाती है। पेपर में आ जाए सेंट, परफ्यूम, इत्र किससे बनती है? दलपुंज से। यह पुष्प का सुगंधित भाग भी होता है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। पुष्प का सुगंधित भाग, रंगीन भाग, आकर्षक भाग दलपुंज होता है, जो पुष्प का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद है पुमंग और जायंग। कह सकते हो जैसे नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं। जैसे जो नर होता है वो पुष्प का नर कहते हैं पुमंग को, पुष्प का मादा भाग होता है जायंग। ठीक, जैसे नर में स्पर्म का निर्माण होता है, वैसे ही पुष्प के पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है। जैसे महिलाओं में अंडाशय या ओवरी में अंडाशय का निर्माण होता है, उसी प्रकार पुष्प का महिला भाग या फीमेल पार्ट जायंग होता है। और जायंग में 3 भाग होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है। पुष्प का मादा भाग होता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कह सकते हो कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पुष्प के मादा भाग अर्थात जायंग में होती है। अगर पूछ ले लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है, तो सीधा जवाब मिलना चाहिए, लघु बीजाणु जनन की क्रिया पुष्प के नर भाग में होती है। इस प्रकार लघु बीजाणु जनन की क्रिया पुष्प के नर भाग अर्थात पुमंग में होती है। पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है तथा जायंग में मादा भाग होता है, जिसमें ओवरी के समान, अंडाशय के समान संरचना बनती है। ठीक, चारों भाग लिख गए। अब यदि पूछे निषेचन क्या होता है? ठीक, नर और मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। यह परिभाषा जंतुओं के लिए, लेकिन पौधों में निषेचन तो होता नहीं। निषेचन की जगह परागण होता है। तो कह सकते हो पुष्प के नर भाग से उत्पन्न परागकण का
माधा भाग से उत्पन्न, जैसे मादा भाग होता है वह वर्तिका और अंडाशय होते हैं, तो कह सकते हो परागकणों का अंडाशय पर पहुंचना और अंडाशय में पहुंचने के बाद उससे मिलना निषेचन कहलाएगा। पुष्प के नर और मादा भागों का मिलना निषेचन कहलाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है जैसे द्विनिषेचन अर्थात दोहरा निषेचन। पूछ ले दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्म पौधों में पाया जाता है। इसमें नर और मादा युग्मक मिलते हैं जिसके मिलने से जायगोट बनेगा और जायगोट से दोबारा से द्वितीयक केंद्रक का मिलना दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहलाता है। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक, अब जैसे ये सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है लघु बीजाणु जनन क्या है। पहले ही मैंने बता दिया कि परागकण के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है और लघु बीजाणु जनन की क्रिया पुष्प के नर भाग अर्थात पुंमंग में होती है। ठीक, अब है क्वेश्चन जनन क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। कह सकते हो कि जीवधारी अगर वंश को चलाएगा तो अपने समान संतान उत्पन्न करेगा। जो संतान अपने समान उत्पन्न करेगा तो यह करने की क्षमता जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। जैसे कह सकते हो कि गाय का बच्चा गाय के समान, बकरी का बच्चा बकरी के समान, मनुष्य का मनुष्य के समान, बिल्ली का बिल्ली के समान, चूहे का बच्चा चूहे के समान होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गाय ने बकरी के बच्चे को जन्म दिया, ऐसा तो असंभव है। या हाथी ने भेड़ के बच्चे को जन्म दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पेपर के टर्म ये ध्यान रखना, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन, दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें लिंग या सेक्स की जरूरत होती है। कह सकते हो ऐसा जनन जिसमें दो अलग अलग प्रकार के नर और मादा लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसा जनन क्या होगा, लैंगिक जनन। कह सकते हो नर और मादाओं के मिलने से होने वाला जनन लैंगिक जनन कहलाता है। ऐसे अगर कठिन लगे तो कह सकते हो कि ऐसा जनन जिसमें जायगोट का निर्माण होता है, तो वो जनन कौन सा होगा, लैंगिक जनन। ठीक, कह सकते हो ये भी कठिन लगे, जहाँ शादी वाली बात आती है तो वो कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। इसी से संबंधित कह सकते हो अगर कोई शादी की परिभाषा पूछे तो क्या होगी, तो शादी क्या है, संतान उत्पन्न करने की मान्यता शादी कहलाती है। संतान उत्पन्न करने की मान्यता क्या है, शादी। तो शादी तो नर और मादाओं के बीच होती है, तो लैंगिक जनन भी यही होता है कि नर और मादाओं के बीच होगा। तो जाहिर सी बात है कि लैंगिक जनन होगा तो जीव अपने समान संतान उत्पन्न करेगा। अगर पूछे लैंगिक जनन से कोई लाभ भी होता है तो तुरंत जवाब होना चाहिए जैसे लैंगिक जनन में नर और मादा होंगे, दोनों के आकार आकृति में कुछ थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, कोई कम पड़ा कोई ज़्यादा पड़ा, कोई लंबा कोई बौना या अदर कोई करैक्टर हो सकता है। तो जब दो चीज़ के मिलने से कोई तीसरी चीज़ बनेगी तो उसमें लक्षण तो दोनों के भी होंगे और दोनों के भी होंगे, हो सकता है कुछ अलग भी हो सकता है। तो क्या होगा, जो लक्षण थोड़ा बहुत अलग होगा तो उससे क्या होगा, भिन्नता उत्पन्न होगी। और भिन्नता उत्पन्न होना किसकी ओर अग्रसर करता है, जैव विकास की ओर। जैव विकास वाला वैसे तुम्हारा एक चैप्टर था 7 अंदाज, वो हट चुका है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आए तो जैव विकास क्या है, जैव विकास की अगर परिभाषा पूछे, ये लिखा ये, तो कह सकते हो निम्न कोटि के सरलतम जीवों से वातावरण में क्रमिक परिवर्तन के दौरान उच्च कोटि के जटिलतम जीवों का बनना
जैव विकास कहलाता है। ठीक, अब है क्वेश्चन अगला इसी में, अलैंगिक जनन। अ माने एब्सेंट, लैंगिक माने जनन अंग। ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं तो वो जनन कौन सा होगा? अलैंगिक जनन। कह सकते हो एक कोशिका से अनेक कोशिका बन जाएं, कोई नर मादा की जरूरत न हो, तो वो जनन कौन सा हो गया? अलैंगिक जनन। फायदा क्या है? इसमें 100% प्योरिटी रहती है। जैसे पुराने ज़माने से फसलें बोते आ रहे हैं, जैसे ढेंचा की फसल हो या देसी बाजरा मान लो, क्या होता है, नहीं तो मार्केट में बहुत कम सुने होंगे, लेकिन पुराने ही बहते रहते हैं। संतान जैसे पहले का पेड़ उतना बाद का पेड़, तो इसमें कोई भिन्नता नहीं होगी। प्योरिटी लेकिन 100% रहती है। सूक्ष्म जीवों में यह जनन पाया जाता है और पौधों में भी कायिक जनन होता है। यौवना आरंभ क्या है? यौवना आरंभ को सामान्य भाषा में परिपक्वता कह सकते हैं, जवानी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा ही मैंने लिख दी सामने। नर और मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास का क्रम यौवना आरंभ कहलाता। इसी के कारण नर और मादाओं में 10 से 12 साल की उम्र में अलग अलग शारीरिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि पेपर में आ जाए यौवना आरंभ के समय लड़कियों और लड़कों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो तुम सब इंटर क्लास के जब वीडियो भी देख रहे होगे तो खुद जो इंटर क्लास में लड़कों और लड़कियों में सामने से दिखने पर जो भी अंतर दिखें वो अंतर लिख देना। ओके, सब समझदार होते हैं इंटर में। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखिए। नर तथा मादाओं में अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। ये पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं कि नर हार्मोन कौन सा होता है, मादा हार्मोन कौन सा होता है। तो नर हार्मोन होता है एंड्रोजन, मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ध्यान रखना, पेपर के टर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड्रोजन का काम क्या है और एस्ट्रोजन का काम क्या है? नर हार्मोन एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन का काम होता है, जैसे ये लड़कों में लगभग 14 साल पे तेज़ी से स्रावित होता है, जिसमें लड़कों की लंबाई बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और दाढ़ी मूछ भी आने लगती है, कंधे चौड़े होने लगते हैं, आवाज़ भारी होने लगती है। ये मेन लक्षण दिखाई देने लगते हैं इस हार्मोन के कारण। जिन पुरुषों में ये हार्मोन कम स्रावित होता है उनमें दाढ़ी मूछ बहुत कम आती हैं, अर्थात द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात जवानी के लक्षण बहुत कम दिखते हैं। सीधा सा है। मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कह सकते हो यह हार्मोन महिलाओं में परिपक्वता की ओर इशारा करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन नॉर्मली भाषा में कहो तो मासिक चक्र, जब एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है तो वो कह सकते हो मासिक चक्र के दौरान ये हार्मोन स्रावित होता है। अब जब मासिक चक्र के दौरान जब ये हार्मोन स्रावित होगा तो कह सकते हो कि मासिक चक्र क्या होता है? महिलाओं के गर्भाशय में होने वाला चक्र मासिक चक्र कहलाता है, जिसकी अवधि 28 दिन होती है और ओवुलेशन के बाद 14 दिन होती है, 14 से 16 दिन। तो कह सकते हो जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन अल्प स्रावित होगा उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित नहीं होंगे, अर्थात वे महिलाएं जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न नहीं होगा ऐसी महिलाएं बांझ या स्टेराइल होंगी। अर्थात कह सकते हो कि बांझ महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत कम स्रावित अर्थात होता ही नहीं है। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास, नितंबों का चौड़ा होना, आवाज़ पतली होना और भी बहुत से लक्षण विकसित नहीं होंगे। मासिक चक्र की परिभाषा मैंने ये लिखाई दी है, सब देख लो। महिलाओं के गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन महिलाओं को परिपक्वता की ओर अग्रसर करते हैं, सब बता दिया। ठीक, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका में होता है।
जो मासिक चक्र के 14 से 16वें दिन सक्रिय रहती है। फैलोपियन नलिका 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। 1 महीने में एक फैलोपियन नलिका सक्रिय, अर्थात जिस साइड का ओवरी या अंडाशय सक्रिय होगा उस साइड की फैलोपियन नलिका सक्रिय होगी। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं लैंगिक जनन की विभिन्न विधियां लिखिए। खंडन विधि, विखंडन विधि, कायक, मुकुलन, पुनरुद्भवन और बीजाणु द्वारा जनन, अलैंगिक विधि। अब खंडन विधि, खंडन का सामान्य भाषा में खंडन या तोड़ना एक ही बात है। किसी जीव शरीर को तोड़ दो और तोड़ने के बाद जितने भाग में तोड़ो उससे नया जीव बने, तो वो विधि खंडन विधि। विखंडन विधि ऐसी होती है जैसे कोई एक चीज को इतनी धमक या तेजी से दबाव के साथ तोड़ो जिससे अनेक भाग बन जाए और अनेक भाग से नया जीव बने, हो गया विखंडन। कायक, कायक जैसा कि काया का अर्थ होता है शरीर, शरीर से जो भाग अलग हो जाए उससे नया जीव शरीर बने, हो गया कायक जनन। मुकुलन, मुकुलन अंग्रेजी में कहते हैं वडिंग। वडिंग ऐसा होता है इसमें शरीर से कोई एक बाह्य वृद्धि निकलती है और वो बाह्य वृद्धि शरीर से अलग होकर नए जीव शरीर का निर्माण करे, तो अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। पुनरुद्भवन जिसे बोलते हैं रीजनरेशन, पुनरुद्भवन द्वारा मुख्य रूप से अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। दुनिया में एक ही ऐसा जंतु है अमीबा जिसकी कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, अर्थात पुनरुद्भवन कह सकते हो। इसकी कोशिका कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, जो नष्ट होती जाती है अपने आप कोशिका बनती रहती हैं, अर्थात कह सकते हो अमीबा पर कभी बुढ़ापा भी नहीं आता है। वो किसकी देन है? पुनरुद्भवन की। अगला नर प्रजनन तंत्र का वर्णन करो। आज तक का रिकॉर्ड है, पेपर में नर जनन तंत्र का चित्र तो नहीं पूछा, मादा का ज़्यादातर पूछते हैं। इसके बारे में तुम्हें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बस। नर जनन तंत्र के मैं रूप से 4 भाग ये याद कर लो। इसके अंतर्गत वृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी तथा शिश्न आते हैं। अगर ये पढ़ने में या कहने में शर्म महसूस हो तो अंग्रेजी में कह लो टेस्टिस, पास्ट डिफरेंस, पासा फेंसिया और पेनिस। मेल में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। अब वृषण या टेस्टिस के बारे में थोड़ा पढ़ लो। इनका तापमान सामान्य शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जिस प्रकार मनुष्य का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो टेस्टिस और वृषण का तापमान 37 की जगह कितना होगा? 35। वृषण कोश के अंदर बंद रहते हैं। इनकी पहचान जो शरीर में बाहर या शरीर से बाहर स्थित होते हैं। स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण भी वृषण में ही होता है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछते हैं कि शुक्राणुओं को पोषण किससे प्राप्त होता है, तो सरटोली की कोशिकाओं से। अब स्पर्म क्या होता है ये नहीं जानते, तो जो डॉक्टर सीमन, जिसे सीमन बोलते हैं, सीमन को ही शुक्राणु कहते हैं, सब समझते हो। अब शुक्राशय शुक्रवाहिनी के बारे में एक पॉइंट, वृषण से बने शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय और शुक्रवाहिनी कम देखो। वृषण से बने शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय में एकत्रित करना, शुक्रवाहिनी ले जाएगी और जो स्पर्म एकत्रित कहाँ होंगे? शुक्राशय में। अब इसके बाद पेनिस या शिश्न, यह नर का मुख्य संवेदी जनन अंग होता है, जिसका कार्य शरीर से मूत्र का उत्सर्जन करना तथा संभोग के समय शुक्राणुओं को मादा की वैजाइना में पहुंचाना। जनन के समय शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि शिश्न में कितनी मसल्स या मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो 4000, जबकि महिला जनन अंग क्लाइटोरिस में 8000 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अब जैसे नर और मादा के बारे में थोड़ा समझ लो। जैसे लैंगिक जनन में क्या चीज़ है? नर और मादा। नर मेल, मादा फीमेल। नर में बनेंगे शुक्राणु, मादा में बनेंगे ओवम और अंडाणु। ठीक, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे
स्पर्म और एग के मिलने से बनेगा जायगोट। इस प्रकार कह सकते हो, एग और स्पर्म के मिलने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। यदि पूछ ले मानव में निषेचन कैसा होता है? आंतरिक। स्पर्म यदि महिला शरीर के अंदर एग से मिले तो हो गया आंतरिक निषेचन। यदि स्पर्म का संयोजन एग से शरीर से बाहर कहीं भी हो तो वो वाला निषेचन हो गया बाह्य निषेचन। जैसे मेढक में, मक्खी में, मच्छर में होता है बाह्य निषेचन। कह सकते हो सभी मैमल्स अर्थात स्तनधारी जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। ये बहुत ज़्यादा आता है कि महिला प्रजनन तंत्र का वर्णन करो। तो ये सामने जैसा कि सबको दिख रहा होगा, महिला प्रजनन तंत्र के अंतर्गत अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, सर्विक्स, क्लाइटोरिस और वेजाना, फैलोपियन नलिका आती हैं। अंडाशय ओवरी होता है, अंडवाहिनी ओविडक्ट, गर्भाशय को यूटेरस, सर्विक्स जिसे गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, क्लाइटोरिस महिला शरीर का सबसे संवेदी अंग होता है जो जनन की ओर महिलाओं को प्रेरित करता है। यौन या वेजाना सब बताएंगे। जैसे अंडाशय के बारे में 1-2 पॉइंट याद रखना। अंडाशय या ओवरी यह प्रमुख महिला जनन अंग होता है जिसमें अंडाणुओं का या एग का फॉर्मेशन होता है। अंडाशय में ही मासिक धर्म की क्रिया होती है जिसे अंडोत्सर्ग के दौरान महिलाओं को काम उत्तेजना बढ़ जाती है। अंडवाहिनी, वाहिनी का अर्थ ही होता है डक्ट अर्थात एक ट्यूब लाइक संरचना। यह एक नलिका नुमा संरचना होती है जो अंडाणुओं को ले जाने का कार्य करती है। कि पॉइंट याद रख लो, बहुत काफ़ी है। गर्भाशय या यूटेरस निषेचन के बाद जायगोट गर्भाशय में पहुंच जाता है। गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होता है। गर्भाशय में भ्रूण का संपूर्ण विकास होता है। इसे रिलैक्सिन तथा गोनोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। किससे? गर्भाशय से। संतान के जन्म के समय गर्भाशय में रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिससे मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। ठीक, अब इसमें जैसे फैलोपियन नलिका, यह एक झालनुमा संरचना होती है, ठीक, जो दोनों अंडाशय में उपस्थित होती है। 1 महीने में एक अंडाशय सक्रिय रहता है और उसी अंडाशय की फैलोपियन नलिका ओवुलेशन के दौरान वेजाना की ओर बढ़ने लगती है। मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। क्लाइटोरिस, ये सबसे ज़्यादा जो मेल होते हैं वो भी इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि क्लाइटोरिस होता क्या है। यह बटन नुमा संरचना होती है जो संभोग के दौरान महिलाओं को अधिक उत्तेजित करती है। इसी के कारण महिलाएं पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। अर्थात कह सकते हो कि महिलाओं में पुरुषों की ओर आकर्षण का प्रमुख कारण जनन अंग में क्लाइटोरिस ही होता है। क्लाइटोरिस में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 8000 पेशियां पाई जाती हैं। अगर पूछ लिए 1 नंबर में कि महिला शरीर का सबसे संवेदी अंग होता है तो क्लाइटोरिस। इसके बाद है वेजाना या योनि। यह मादा जनन का बाहरी अंग होता है जिस पर रोम पाए जाते हैं अर्थात हेयर पाए जाते हैं। योनि का प्रमुख कार्य मूत्र उत्सर्जन करना तथा संभोग के दौरान शिशु को सहायता प्रदान करना।